गुड मॉर्निंग। हम लोग 1917 के भारत अधिवेशन को देख लिए थे कि अलग अलग जो हो रहा था अधिवेशन हम लोग देख लिए थे। इसके बावजूद आते हैं हम लोग 1919 तक। एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, जो 1919 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता द्वारा किया गया था। और मोतीलाल नेहरू अमृतसर में नामक जगह पर अधिवेशन हो रही थी कांग्रेस का। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 ईस्वी में किया गया था अधिवेशन। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर तिलक को अगर जानते होंगे आप, तो बाल गंगाधर तिलक काफी योगदान रहा था असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने में, काफी अहम योगदान भूमिका निभाई थी उन्होंने। कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में अधिवेशन हो रहा था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी 1919 में। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिए थे। इसके बावजूद में 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये आता है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में अंतिम बार कब मौजूद हुए थे, कब अधिवेशन में मौजूद हुए थे? तो अमृतसर अधिवेशन में हुए थे और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था 1920। अब आते हैं 1920 की अगर बात कीजिएगा तो दो अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और एक विशेष अधिवेशन के पश्चात जो है आने वाला एक वार्षिक अधिवेशन। आप जानते होंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन मंथ के लास्ट में, दिसंबर लास्ट में कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक होता था। तो विशेष अधिवेशन हुआ था और विशेष अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा तो विशेष अधिवेशन हुआ था और वार्षिक अधिवेशन भी हुआ था। अधिवेशन हो रहा था, जो विशेष अधिवेशन का अगर नेतृत्व कर रहा था, तो यानी कि मान लीजिए आप लाल बाल पाल तीनों गरम दल के नेता हुआ करता था। और गरम दल के नेता में सिर्फ एक ही थे जो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन किए हैं, यानी कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे कि कांग्रेस का एक ऐसे नेता थे जो गरम दल के नेता हुआ करते थे। लाल बाल पाल और घोष हुआ करते थे, जो इन तीनों चारों में से एक ही, यानी लाला लाजपत राय एक ऐसे इंसान थे तो जो कांग्रेस के नेतृत्व किए थे, यानी अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किए थे। बाकी गरम दल के नेता कोई भी नहीं किया था। और वही अगर 1920 ईस्वी के अगर वार्षिक अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा तो वार्षिक अधिवेशन के राघवाचारी ने किया था। आ जाते हैं हम 1921। हम इससे पहले 1921 ईस्वी में 1921 अगर बात जानिएगा तो चित्तरंजन दास हुआ करता था, जो चित्तरंजन दास अध्यक्ष के रूप में जाना गया। चित्तरंजन दास अगर 1921 के ईस्वी की अगर बात कीजिएगा, 1921 में बात कीजिएगा तो अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में अध्यक्षता मिलता है। और अगर बात कीजिएगा तो इन्होंने अहमदाबाद में किया था। लेकिन सीआर दास ने जेल में बंद थे। उस वक्त सीआर दास जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के कारण जो अध्यक्ष हो रहे थे हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान। कहने का मतलब है कि जब 1921 ईस्वी में सीआर दास अध्यक्ष हुए थे, लेकिन उन्होंने जेल में बंद हुए, जेल में किसी कारणवश जेल में बंद थे, तो उसका नेतृत्व हकीम अजमल खां कर रहे थे। अगर 1922 ईस्वी में जाइएगा तो ठीक एक साल बाद, यानी 1922, हमने बताया है कि बिहार में मात्र दो ही बार अधिवेशन हुआ है। सबसे पहले 1912 में और 10 जोड़ दीजिएगा तो 1922। तो 1922 में जो सीआर दास ने किया था और गया नामक एक जगह है जो गया अधिवेशन हो रहा था। 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन सीआर दास के अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन कुछ बस यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया।
काम गड़बड़ होने का मतलब ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि कांग्रेस में कुछ दल के नेता इनके खिलाफ कुछ आवाज उठाई और इनके कुछ आवाज उठाने के बावजूद जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को त्याग दिए। पद जो है 1922 ईस्वी में त्याग दिए और ठीक 1923 ईस्वी में एक स्वराज पार्टी का गठन किया, स्थापना किया स्वराज पार्टी। और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद नामक स्थान पे एक स्वराज पार्टी का गठन किया, स्थापना किया 1923 ईस्वी में। और क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन एक ऐसे अध्यक्षता कौन हुए थे जो अपने कांग्रेस के अध्यक्ष को त्याग दिए और त्यागने के बाद में एक अपने दूसरे समिति यानी स्वराज पार्टी की गठन किया था, तो वो था सीआर दास थे। अब 1923 ईस्वी की बात कीजिएगा, 1923 ईस्वी में बात कीजिएगा। 1923 ईस्वी में 1922 ईस्वी तक जान गए थे, 1923 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा तो इसमें दो अधिवेशन हुआ था, एक विशेष हुआ था और एक विशेष होने के पश्चात एक आपका वार्षिक, जो अंतिम माह में वार्षिक हुआ करता था तो आपको वार्षिक हुआ करता था। अगर विशेष अधिवेशन की बात कीजिएगा तो अब्दुल कलाम आजाद था यानी अब्दुल कलाम आजाद था। और एक ये ऐसे अधिवेशन कांग्रेस के कर रहे थे जो मात्र इनका उम्र 35 वर्ष था, यानी कि अब तक के कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा खिलाड़ी हुआ करते थे। यानी युवा खिलाड़ी का मतलब है कि युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे। और वार्षिक की अगर बात कीजिएगा तो मौलाना मोहम्मद जो आंध्र प्रदेश के नाकीनाडा में अध्यक्षता कर रहे थे, आंध्र प्रदेश के वार्षिक मौलाना मोहम्मद। आप घबराइए नहीं, याद करने का ट्रिक है। इसके बाद जो है आने वाला है एक माहौल, मतलब एक आधा घंटा का मैं वीडियो बनाऊंगा और याद करने का तरीका मैं एक ही क्रमवार रूप से एक ही वीडियो में लाऊंगा और कैसे याद किया जाता है मैं बिल्कुल बताऊंगा। इस वीडियो को दो बार देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको याद होना चाहिए। और आप हमेशा कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो इससे विद्वान नहीं बनिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं मेहनत कीजिए तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जो चैप्टर हो रहा है, मान लीजिए कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस हो रहा है, तो आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए कांग्रेस को और देखिए उसको कि क्या है नहीं है, तब तक आपको फायदा हुए। जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आना होगा, क्योंकि देखते हैं जिस चीज में आप घुसिएगा ना उस चीज में मजा आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप इसमें घुसिएगा नहीं तब तक मजा आने वाला नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मात्र एक ही बार बेलगांव में किए थे। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जिसका नेतृत्व यानी अध्यक्ष जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता किया है, वो है 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन जब चल रहा था, तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक इसके बाद एक 1925 ईस्वी में अगर जाते हैं तो 1925 ईस्वी में एक लेडी, सबसे पहले हमने बताया था कि 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था, जो प्रथम महिला थी। लेकिन सरोजिनी नायडू की अगर बात कीजिएगा, सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में जब कानपुर अधिवेशन चल रहा था, 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कर रहे थे। और इस प्रकार सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला बनी। सरोजिनी नायडू के एक बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात निकलती है चलकर कि ये सरोजिनी नायडू के अगर बात कीजिएगा तो आप नेट पे सर्च मारिए सरोजिनी नायडू क्या है और कमेंट कीजिए सबसे पहले, तभी मैं बताऊंगा। कमेंट कीजिए ये प्रथम राज्यपाल रही है कि प्रथम मुख्यमंत्री है कि प्रथम प्रधानमंत्री है, क्या है, आप कमेंट कीजिए इसको, उसके बारे में बताऊंगा।
फिर इसके बाद 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था, लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था, लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, और इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कर रहे थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, और लाहौर अधिवेशन चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता कर रहे थे। अब जवाहरलाल नेहरू की बात आ जाता है तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही गई। सबसे फर्स्ट बात यह है, और सेकंड में लक्ष्य पूर्ण स्वराज। अब कहा जाता है कि ब्रिटिश के मात देने के लिए अब हमको पूरा के पूरा अब लक्ष्य हमको स्वराज चाहिए, पूरा लक्ष्य पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमको भारत में छिटपुट स्वराज नहीं चाहिए, अब हम पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने किया। और 26 जनवरी को 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई कि हम भले ही भारत में आज़ाद नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था तो 26 जनवरी को कहें कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, कि अब हम स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र हो गए तो हर एक वर्ष में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने की बात कही गई थी। अगर बताया जाए अगर 1930 ईस्वी की अगर बात कीजिएगा, 1935 में बात कीजिएगा और 1940 से 45 के बीच में अगर बात कीजिएगा तो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। अब 1929 में नहीं हुआ था क्योंकि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाई जा रही थी 1930 से 34 के बीच तक चला था, तो इसी में अस्त व्यस्त था। जो 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोई भी नहीं हुआ, ना विशेष हुआ ना वार्षिक हुआ। अगर 1935 ईस्वी की बात कीजिएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जो इसी के चलते व्यस्त होने के कारण 1935 का भारत शासन अधिनियम व्यस्त होने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 से 45 ईस्वी के बीच में जाइएगा तो एक द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। इसी कारण बस 1940 से 45 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। लेकिन 1940 के बात कीजिएगा तो 1940 में 45 के बीच में मैंने बोला है, 1940 ईस्वी में हुआ था जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे। यही 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन अब्दुल कलाम आजाद जो 35 वर्ष के थे, इन्होंने ने 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन कर रहे थे। और कांग्रेस के अधिवेशन 1940 से 45 यानी कि कांग्रेस अधिवेशन में जितने भी नेता थे, जितने भी अध्यक्ष कर रहे थे, उन तक के सबसे ज्यादा दिन अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। सबसे ज्यादा दिन अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। 1940 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है जो 1939 से 1945 तक चला था। इसी के कारण बस अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध की बात कीजिएगा तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था अधिवेशन। अगर बात कीजिएगा 1931 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा 1931 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हो रहा था। कराची अधिवेशन हो रहा था। जब कराची अधिवेशन हो रहा था तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे तो कहा जाता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे तो मौलिक अधिकार ब्रिटिश सरकार से मांग किए। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार ब्रिटिश सरकार से मांग किया और साथ ही साथ पंजाब के रास्ते से भाग लेने, साथ ही साथ कराची अधिवेशन में पंजाब के रास्ते से जब गांधी जी आ रहे थे कराची में, कराची जगह पे अधिवेशन में शामिल होने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको ही रास्ता में काला झंडा दिखाया। काला झंडा का मतलब है खतरा का निशान दिखाया, जो
महात्मा गांधी को काला झंडा का निशान दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कर रहे थे, कराची अधिवेशन में कर रहे थे। तो साथ ही साथ अगर बात कीजिएगा गांधी जी का इरविन समझौता इसी कारण हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है, जो 31 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी जी और इरविन के साथ दोनों के साथ समझौता है, और इसी को दिल्ली भी समझौता कहा जाता है। अगर गोलमेज सम्मेलन की बात कीजिएगा तो सबसे पहले 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था गोलमेज सम्मेलन में। तो इरविन ने गांधी जी को बोला कि आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल होइए। तो उस प्रकार जो है 1931 ईस्वी में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गांधी जी उसमें भाग लिए थे। 1930 में भाग कोई भी नहीं लिया, ना गांधी जी लिए और ना ही कांग्रेस के कोई भी नेता लिया। तो कहा जाता है कि बिना दूल्हा के बाराती चला जाता है, तो उसका कोई भी महत्व होता है। वो मान लीजिए कि यहाँ शादी ब्याह हो रहा है और शादी ब्याह होने के पश्चात जो है दूल्हा नहीं गया, उस बाराती में दूल्हा नहीं गया, तो बाराती का महत्व होता है। तो ठीक उसी प्रकार 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ना ही तो गांधी गए और ना ही कांग्रेस के कोई भी नेता गए, तो माना जाता है कि बिना दूल्हा के बाराती चला गया, तो कोई भी महत्व होगा नहीं होगा। इसी प्रकार जो है गांधी इरविन समझौता हुआ और इन्हीं के बीच में गोलमेज सम्मेलन दूसरा चल रहा था, तो गांधी जी मुलाकात करने गए। अब आइए 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो अध्यक्षता कर रहे थे। अब आ जाइए 1932 का अधिवेशन। 1932 सबसे पहले अगर बात कीजिएगा 1932 ईस्वी में 1932 हमने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर 1932 ईस्वी के अधिवेशन की बात कीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन 1932 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय वास्तविक अध्यक्ष थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के कारण अमृत रणछोड़ दास अध्यक्षता कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि 1932 ईस्वी में जो वास्तविक अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, जो दिल्ली में अध्यक्षता हो रही थी, तो उस वक्त 1932 ईस्वी में जब मदन मोहन मालवीय थे, तो मदन मोहन मालवीय जेल में बंद होने के कारण अमृत रणछोड़ दास कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। अगर बात कीजिएगा 1933 ईस्वी में, जब 1933 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो उसका भी नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ही थे। वास्तविक अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन इनको जेल में बंद होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन, ये एक लेडीज यानी श्रीमती नलिनी सेन अध्यक्ष कर रही थी। इस प्रकार हम लोग एक पॉइंट निकल कर ये आया कि अभी तक महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष महिला अध्यक्ष 3 बनी। पहली बार 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट जो प्रथम महिला थी। 1925 ईस्वी में अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिला थी। और इस प्रकार 1933 ईस्वी में जब कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने कर रहे थे, लेकिन इनके जेल में बंद होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन ने किया था। इस प्रकार तीन महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी थी। अगर 1934 ईस्वी में बात कीजिएगा, 1934 ईस्वी का बम्बई अधिवेशन हो रहा था। बम्बई अधिवेशन हो रहा था। तो बम्बई जब अधिवेशन 1934 ईस्वी में हो रही थी, तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो लखनऊ अधिवेशन जो हो रही थी, तो उस वक्त अध्यक्षता जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने
पहली बार समाजवाद शब्द को गढ़ा, यानी समाजवाद शब्द को प्रयोग किया। जिस प्रकार हम लोग 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को गढ़ा था, स्वराज शब्द को गढ़ा था, इसी प्रकार समाजवाद शब्द का प्रयोग 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर जवाहरलाल नेहरू के थोड़ा सा बात में अगर बात किया जाए तो इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है, 3 बार अध्यक्षता किया है, इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है। अगर 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा, यानी कि 3 बार अध्यक्षता किया है। और आगे बताते हैं 1937 में जब फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, जो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। अब फैजपुर की अगर बात कीजिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये जो आयोजन 1937 के फैजपुर में हुआ था, ये गांव में हुआ था। फैजपुर ये गांव में प्रथम, यानी कि सब शहर में हुआ करता था, लेकिन फैजपुर जो है अधिवेशन जब हो रहा था, फैजपुर अधिवेशन हो रही थी, तो गांव में पहली बार गांव में आयोजन की अधिवेशन कर दी गई और अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान जो है ग्राम सभा का गठन हुआ था। ग्राम सभा का इसी अधिवेशन में एक ग्राम सभा का गठन हुआ था। गांव में किया गया था प्रथम। ये जो है 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जो गांव में हुआ था। अब आ जाते हैं एक बार विस्तार से एक बार आ जाते हैं 1929 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में। ये लाहौर में किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन और 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में ये तीनों का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू किया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब आ जाते हैं 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस हुआ करता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। और 1938 ईस्वी के जब हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, तो कांग्रेस में राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत की गई। एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इस समिति का जो अध्यक्ष हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो 1938 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1938 ईस्वी तक जान गए। एक 1939 ईस्वी में और 1939 जो अधिवेशन हुआ था वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, यानी कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। एक 1938 ईस्वी में जो 1939 ईस्वी में अगर बात किया जाए, 1939 ईस्वी में बात किया जाए तो ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जो एमपी में पड़ता है, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस हुआ करता था। लेकिन इनका महत्व है, मैं इस प्रकार बताता हूं कि आपको 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, ये इलेक्शन के थ्रू हुआ था।
वोट वोट के थ्रू हुआ था, इलेक्शन दिया गया था। देखिए, जब 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे अध्यक्षता, तो उन्होंने कहा कि हम 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में स्थित है त्रिपुरी, कहें कि हम भी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हम करेंगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में, और गांधी जी कह रहे थे कि हम आपको करने नहीं देंगे, हम आपको त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि हम आपको अधिवेशन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो बात ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस का भी अलग महत्व था और गांधी जी का भी अपना अलग एक महत्व है। जिस प्रकार अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो एक आवाज उठ जाती है तो उस आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता है, ठीक उसी तरह उनका भी महत्व अलग था और सुभाष चंद्र बोस का अलग महत्व था, गांधी जी का अलग महत्व था। गांधी जी कहे कि ठीक है, इस बार आपको इलेक्शन थ्रू आपको अधिवेशन का करना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस कहे ठीक है, हम अधिवेशन के जो है हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चुनाव लड़ने की प्रकृति 1939 ईस्वी में एक त्रिपुरी अधिवेशन में किया गया। तो गांधी जी पट्टा सीता मैया को खड़ा किए और सुभाष चंद्र बोस एक तरफ से खड़ा हुए। सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग प्रयास से प्रसार प्रचार करने लगे, यानी प्रचार प्रसार करने के लगे, देखिए आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वोट दीजिए। और गांधी जी ने कहा कि देखिए इस बार जो है हमको वोट दीजिए, पट्टा सीता रमैया को जिताइए और जिताइए। लेकिन इन दोनों के बीच में अध्यक्षता हुई, इन दोनों के फिर वोट हुआ, काउंटिंग हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी के द्वारा जो खड़ा किया गया था प्रतिनिधि पट्टा सीता मैया को, वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो पट्टा सीता मैया को हार नहीं थी, वो गांधी की हार थी। कहे कि ठीक है, आप जीत गए हैं, आप इलेक्शन में जीत गए हैं, आप अधिवेशन कीजिए। लेकिन गांधी जी कभी हार नहीं मानते थे, और गांधी जी हार नहीं मानते थे, यानी कि गांधी की हार हो गई। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिएगा, इस प्रकार जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टा सीता मैया हार गए और गांधी जी की सबसे हार मानी जाती है। लेकिन बोले कि ठीक है, आप अध्यक्षता किए। गांधी जी ठान लिए थे और जो गांधी जी सोच लेते थे वो पूरा अपनी एनर्जी 150% उसमें झोंक देते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, यानी कि जो काम करने के लिए सोच लेते थे वो काम को पूरी तरह से अंजाम दे देते थे कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि जिदिया गए थे। कहने का मतलब है कि जब महात्मा गांधी ने, जो कांग्रेस के 15 को प्रतिनिधि हुआ करता था मेन, तो उसी के सपोर्ट से अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ करता था, यानी कि उन्हीं के अध्यक्ष, यानी कि मंत्रिपरिषद कैसे होता है। मान लीजिए कि जब अधिवेशन 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो 15 सदस्य हुआ करते थे कांग्रेस में, और उन्हीं के सपोर्ट से ये काम करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने 15 गो जो सदस्य हुआ करते थे उस समिति में, कांग्रेस के जो मेन हुआ करते थे, जो उनके सलाह पे काम करते थे, तो उनमें से 12 गो को अध्यक्ष का इस्तीफा दिया, यानी त्याग पत्र दिलवा दिया। महात्मा गांधी ने त्याग पत्र दिलवा दिया, 15 में से 12 को त्याग पत्र दिलवा दिया। अब पत्र त्याग दिलवाने के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी के शरण में गए कि देखिए आप नहीं चाहते हैं कि हम कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हम अधिवेशन की अध्यक्षता करें, तो ठीक है, हम त्याग पत्र देते हैं। और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देने के बाद में जो है 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता के नेतृत्व करने लगे। महात्मा गांधी को पट्टा सीता मैया का हार हुआ था, हमारे हिसाब से पट्टा सीता मैया को ही अध्यक्षता करने का देना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था।
जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया, उस प्रकार अपना प्रचार करने लगा फॉरवर्ड, यानी कि सुभाष चंद्र बोस अपना प्रचार करने लगा। और इस प्रकार देखा जाता है कि जब 1939 ईस्वी सॉरी 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, 1940 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, झारखंड में हो रहा था। 1940 ईस्वी में रायगढ़ में अधिवेशन हो रहा था, यानी कि रायगढ़ झारखंड में 1940 ईस्वी में रायगढ़ में अधिवेशन हो रहा था। जब रायगढ़ अधिवेशन हो रहा था तो अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता करने की मौजूदगी हुई, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष करने लगे। अब्दुल कलाम आज़ाद जब अध्यक्ष करने लगे तो देखा जाता है कि जितना इनमें शामिल नहीं हुआ उससे कई ज़्यादा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जब हो रही थी तो 1940 ईस्वी में इधर अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था, और उधर फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना के समय अधिवेशन हो रहा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया और 1940 ईस्वी के रायगढ़ में कम सपोर्ट किया गया था। तो 1940 ईस्वी में रायगढ़ के अधिवेशन हुआ। रायगढ़ अधिवेशन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद किए। अब्दुल कलाम ने 1940 से 45 तक रहे पद पर, 1940 से 45 तक पद पे रहे थे। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, सबसे लंबा काल इन्हीं का रहा था। अगर आज़ादी जब हम आज़ाद हुए थे 1947 ईस्वी में आज़ाद हुए थे, और आज़ादी के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुआ करता था जेबी कृपलानी हुआ करता था। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग को भारत में आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के समय जो है कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। लेकिन आज़ादी के पश्चात यानी आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद जब हो गए थे तो आज़ाद होने के पश्चात एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और विशेष अधिवेशन का जो अध्यक्ष हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। इस प्रकार अभी कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी है। वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष जो है राहुल गांधी है। अलग अलग कांग्रेस पे कटाक्ष मारा था, जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये अल्पवयस्क लोगों का एक समूह है। आप ये सब के बारे में आप जानकारी जानना था, आप देखिए एक लूसेंट आप पढ़िए या आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए। आप उसको रट्टा मारने वाला है, कौन क्या स्टेटमेंट दिया है वो रट्टा मारने की ज़रूरत है। आपको रट्टा मारने ही की ज़रूरत है। आप रट्टा मारिए। और आपको एक अधिवेशन है, आप इसके बाद वीडियो जो है कंबाइन एक शॉर्ट में 20-25 मिनट का शॉर्ट में हम बोलेंगे, आपको गेसिंग करना है। आप शॉर्ट में बोलेंगे, आपको गेसिंग करना है। इस प्रकार से आपका चैप्टर कांग्रेस खत्म हो गया है। ऑल द बेस्ट।